Hello students, in this lecture we are going to cover this chapter 2 of class 9 salient features of the constitution part 1। तो इस चैप्टर में जो मेजर चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगी सिंगल सिटीज़नशिप के बारे में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये दो बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, फिर किस किस टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स हमें दिए हुए हैं, और लास्ट में जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये मेजरली 4 चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो पहली जो चीज़ दी गई है वो है सिंगल सिटीज़नशिप। तो सिंगल सिटीज़नशिप का क्या मतलब है? पहली चीज़ तो ये समझना ज़रूरी है कि इंडिया में सिंगल सिटीज़नशिप का कंसेप्ट हमने अडॉप्ट करा था। इसका रीज़न था हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए थे कि जिससे अगर हम डुअल सिटीज़नशिप या मल्टीपल सिटीज़नशिप देते तो इंडिया का डिवीज़न हो सकता था। तो इंडिया ने ये जो सिंगल सिटीज़नशिप का आइडिया लिया था ये इंग्लैंड से लिया था, क्योंकि ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करके गए थे। तो सिंगल सिटीज़नशिप का आइडिया भी हमने वहीं से अडॉप्ट कर लिया था। सिंगल सिटीज़नशिप होती क्या है? जहाँ पे वी ऑल आर फर्स्ट इंडियंस। इसको कंपेयर करके जब समझोगे तो बेटर समझ में आएगा। जैसे यूएसए में क्या होता है, यूएसए में वहाँ पे स्टेट्स के भी सिटीज़न होते हैं एंड देन यू आर द सिटीज़न ऑफ अ कंट्री। लेकिन इंडिया में इफ़ एनी वन इज़ लिविंग इन एनी ऑफ दी स्टेट, वो चाहे यूपी हो, बिहार हो, नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट हो, मणिपुर, नागालैंड या सदर्न स्टेट हो, कोई भी कहीं का भी सिटीज़न है, लेकिन वो ही विल बी कंसिडर्ड एज इंडियन। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सिंगल सिटीज़नशिप। अब यहाँ पे बात करी है सिटीज़नशिप की, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले बताना ज़रूरी है जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस करा था। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था उसमें बहुत सारे पार्ट्स थे। बेसिकली देयर वर 25 पार्ट्स। अब ये 25 पार्ट्स हैं एंड देयर आर शेड्यूल, 12 शेड्यूल हैं एंड टोटल 395 आर्टिकल्स हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हम बता दे रहे हैं, वो याद रखना। जैसे पार्ट वन में क्या बात करी गई? पार्ट 1 में नेम एंड द स्टेट्स के नाम और कंट्री का नाम के बारे में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक बात करी गई है। आर्टिकल 1 से 4 विल टॉक अबाउट दी पार्ट 1। पार्ट 1 में इंडिया, दैट इज़ भारत, और इससे रिलेटेड प्रोविजंस है, वो हमें बहुत डीप में नहीं देखना है। पार्ट 2 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इट टॉक्स अबाउट द सिटीज़नशिप, कि इंडिया में कौन सिटीज़न बन सकता है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर बिकमिंग द सिटीज़न ऑफ इंडिया, और किन किन केसेस में किसी भी पर्सन की सिटीज़नशिप जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करी गई हैं और इसमें आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट 3, इसके बाद पार्ट 4 एंड पार्ट 4A, ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में। ये ए क्या है ये हम आगे बताएंगे। तो ये मेन चीज़ें हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज़ गिवन फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 to 35। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब एक एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम एक्चुअली किस जगह की चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो पार्ट 3 से लेके पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है। पहले तो ये पार्ट याद करने बहुत ज़रूरी है, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4A। आई होप ये पार्ट्स क्लियर होंगे, ये याद कर लें कि पार्ट 3 में क्या दिया है, पार्ट 4 में क्या है और पार्ट 4A में क्या है। उसके बाद पार्ट 4 में फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक दिए हैं ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है DPSP 36 से लेके 51 तक, और फिर फंडामेंटल राइट्स उसका एक ही राइट है, आर्टिकल है 51A। तो ये मेजरली चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए और यही हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ये जो सिटीज़नशिप है, इसी में हमने जो आइडिया लिया वो सिंगल सिटीज़नशिप यहीं से लिया हुआ है। देन इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इंडिया में एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई इन द ईयर 2003।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है उसको कई बार अमेंड करा गया है। जब नई नई कोई चीज़ ऐड करनी होती है गवर्नमेंट को, तो वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कई बार अमेंडमेंट करे जा चुके हैं। तो एक अमेंडमेंट 2003 में भी करा गया था, जिसमें जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनके बारे में बताया गया है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है? जैसे जो पहले तो इंडिया में कभी रहा करते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीज़न और एनी ऑफ द रीज़न वो इंडिया से कहीं बाहर चले गए। फॉर एग्जांपल यूएस से चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, या ब्रिटेन चले गए, तो वहाँ जा कर के वो रहने लगे। उन्होंने वहाँ की नागरिकता भी ले ली ना, बट दे आर दी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। उनका जो ओरिजिन है वो कैसा है? इंडियन है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम शुरू करी, जिसके लिए उनको एक नया स्टेटस दिया गया। वो था क्या? पर्सन ऑफ PIOs। ये कैटेगरी क्रिएट करी गई थी, जिसमें इनको एकदम इक्वल ट्रीट करा जाता है जैसे एक सिटीज़न को ट्रीट करा जाता है। द ओनली डिफरेंस हेयर इज़ कि वहाँ पे उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया है यहाँ पे। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारे राइट्स दिए गए हैं जो एक सिटीज़न के हैं, एक्सेप्ट दिस राइट टू वोट। यहाँ पे बस यही पॉइंट याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ की। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ व्हाट डज़ इट मीन? तो यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ का मतलब है कि इंडिया में सबको वोटिंग राइट है। सबको मतलब किसको? हर वो पर्सन जो 18 या उससे ऊपर का है। ऑल पर्सन 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव हैव द राइट टू वोट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, रिलीजन एट्सेट्रा। यानी कि एज के अलावा कोई और लिमिटेशन वोटिंग राइट में नहीं लगाई गई है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न था। कई देशों में ये प्रोविज़न बहुत लेट हुआ, क्योंकि ये जो राइट टू वोट है इसको वी समटाइम टेक फॉर ग्रांटेड। लेकिन इंडिया में पहले ये जो राइट टू वोट था, इट वॉज वेरी लिमिटेड। वुमेंस को राइट नहीं दिया गया था, एंड राइट टू वोट वॉज लिमिटेड ओनली टू दी एजुकेटेड इंडियंस। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो ब्रिटिश है, उन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट की बात कर दी थी 1919 और 1935 में। कम्युनल इलेक्टोरेट क्या होता है कि जब अलग कम्युनिटी के लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम कम्युनिटी का जो लीडर होगा, अगर वो इलेक्शन में खड़ा है तो उसको सिर्फ मुस्लिम सिटीज़न ही वोट देंगे। अगर कोई हिंदू रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट खड़ा है तो उसको सिर्फ हिंदू वाले लोग वोट देंगे। कोई अगर शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी का खड़ा है तो उसको शेड्यूल कास्ट वाले सिटीज़न ही वोट देंगे। तो इस तरीके के क्राइटेरिया क्रिएट करा गया था ब्रिटिशर्स ने। लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ये सारी चीज़ें हटा दी गई। इंडिया में जनरल इलेक्टोरेट लाया गया, यानी कि अब कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, सारे ही सिटीज़न उसको वोट देते हैं। तो दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में ये याद रखना है कि कोई भी पर्सन जो 18 या उससे ऊपर की एज का होता है, उसको ये राइट टू वोट का राइट दिया गया है। और ये जो राइट टू वोट दिया गया, इसमें एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट भी हुआ था, 61st अमेंडमेंट। ये याद रखना है, 61st अमेंडमेंट कब हुआ था? 1989 में। बुक में नहीं दिया है, बट याद रखना, बता रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। 61st अमेंडमेंट 1989, जिसमें वोटिंग एज 21 से रिड्यूस करके 18 कर दी गई थी। सिर्फ ये याद रखना है कि 61st अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1989 में। क्या किया गया था इसमें? वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया था। पहले वोटिंग एज क्या हुआ करती थी? 21। इसको रिड्यूस करके 18 कर दिया गया था। तो अब 18 या उससे अबव जितने भी लोग होते हैं वो वोट दे सकते हैं। तो दिस इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाता है किसी भी बेसिस पर इस पर। तो नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि हमने बताया, फंडामेंटल राइट्स कम्स अंडर पार्ट 3, और इसमें आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक डिफाइन करे गए हैं फंडामेंटल राइट्स हमारे। बट फंडामेंटल राइट्स के बारे में पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि दीज आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स विच प्रोवाइड कंडीशन एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो ये वो बेसिक राइट्स हैं, इसीलिए नाम ही क्या है इसका? फंडामेंटल राइट्स। किसी के सर्वाइवल के लिए जो राइट्स ज़रूरी होते हैं वो सारे राइट्स इसमें इनकलकेट करे गए हैं, इंक्लूड करे गए हैं, इसीलिए इनको फंडामेंटल राइट्स बोला गया है। कुछ फीचर्स इसके समझ लो कि दे प्रोटेक्ट द पीपल अगेंस्ट द अनजस्ट डिस्क्रिमिनेशन अमंग्स द member of the community. They don't make distinction between human being on the basis of race, color, religion. On these things किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अभी हम जैसे जैसे एक एक आर्टिकल देखेंगे समझ में आएगा।
देन दे गिव रिकॉग्निशन टू डिग्निटी एंड इक्वलिटी, ये भी एक आर्टिकल है। ये सारी चीज़ें फीचर्स हैं। एक फीचर और है, जैसे ये सारे ही राइट, फंडामेंटल राइट जो जो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ये सारे ही एब्सोल्यूट राइट नहीं होते। एब्सोल्यूट राइट होने ना होने का मतलब ये है, एब्सोल्यूट राइट इसको समझ लो। एब्सोल्यूट राइट मतलब कि अगर हमने किसी को कोई राइट दे दिया, दैट डज नॉट मीन कि वो राइट पे रोक नहीं लगाई जा सकती है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन के साथ राइट दिए गए हैं। दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हर राइट के साथ कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, यानी कि कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि जहाँ पे वो फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट रोक भी लगा सकती है, और वो ज़रूरी भी है, इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को एब्सोल्यूट राइट नहीं बोला गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार राइट दे दिया गया, दैट डज नॉट मीन कि स्टेट उस पर रोक नहीं लगा सकती है। तो कुछ अब इंपॉर्टेंट राइट्स जल्दी से देख लेते हैं। ये पेज पे ये राइट दिए गए हैं, पहले इस राइट एक एक राइट समझ लेते हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी एक्सटेंड फ्रॉम 14 टू 18। राइट टू इक्वलिटी 14 से लेके 18 तक दिए हुए हैं। उसके बाद बात करी गई राइट टू फ्रीडम की, 19 से लेके 22 तक। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24। देन राइट टू फ्रीडम 25 से लेके 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 एंड 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल नंबर 32 एंड राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21। अब एक एक करके एक एक राइट पहले बस ये याद करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा फॉर योर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, हाफ ईयरली और एनुअल के लिए ये राइट्स पहले तो पता होने चाहिए कि आर्टिकल 14 में क्या दिया है, आर्टिकल 15 में क्या है। तो आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसमें डिस्क्रिमिनेशन पे रोक लगाने की बात करी गई है। एक एक राइट अभी हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जा सकता है। देन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, abolition of titles, abolition of untouchability, all these things are important. प्लीज़ गो थ्रू दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको डिस्कस, एक बार इसको रीड ज़रूर कर लो। नाउ कम टू राइट टू इक्वलिटी। जैसे हमने बताया राइट टू इक्वलिटी एक्सटेंड करता है 14 से लेके 18 तक। तो इसमें पहला आर्टिकल हमने क्या देखा, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ में यहाँ पे दो प्रोविज़न है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब कि यहाँ लॉ के सामने नो वन इज़ अबव, नो वन इज़ बिलो। अगर प्राइम मिनिस्टर भी होंगे और एक कॉमन सिटीज़न भी होगा तो लॉ इज़ इक्वली एप्लीकेबल टू एवरीवन। किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा। दैट इज़ व्हाट दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट, कि आर्टिकल 14 गारंटीज बोथ इक्वलिटी बिफोर लॉ एज वेल एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी का मतलब कि जो लॉ है वो सबके लिए बराबर है, और वो जो लॉ प्रोटेक्शन दे रहा है वो भी सबको बराबर से ही दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए सज़ा कम हो जाएगी या किसी को सज़ा ज़्यादा दे दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ में एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, किसी भी कैटेगरी का सिटीज़न हो। देन नेक्स्ट आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशंस की बात करी गई, यानी कि हम लोग किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ना ही स्टेट, चाहे वो एजुकेशन देने में हो, एम्प्लॉयमेंट देने में हो, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जा सकता है। एंड कुछ इसमें बेसिस याद रखने, जैसे इसमें जो बेसिस दिए थे, स्टेटस, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, ये बेसिस इंपॉर्टेंट है। एक इनमें से किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। और इस तरीके के आर्टिकल इनकलकेट इसलिए करे गए थे क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है उसमें बहुत तरीके के डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन करे गए थे, जिसकी वजह से ये राइट इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी था। कई कास्ट ऐसी थी जिनके साथ बहुत बुरा भी हुआ है हिस्ट्री में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री से। तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए ये राइट इंक्लूड करना ज़रूरी था। देन आर्टिकल नंबर 16 टॉक्स अबाउट द इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ में मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट देनी है तो उसमें भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल पे मिलनी चाहिए, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, चाहे अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो। अगेन किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आता है रिजर्वेशन का, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि वो गरीब है तो फिर ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का गरीबी को हटाना, और गरीबी कैसे हटाएगी, जब तक कि वो ऐसे लोग जिनके साथ हिस्टोरिकली बहुत रॉन्ग हुआ था हिस्ट्री में, उनको अगर हमें मेन स्ट्रीम से जोड़ना है, उनको अगर हमें आगे लाना है, तो उनको उनके साथ हमें थोड़ा अलग बिहेव करना पड़ेगा, उनके लिए हमें थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा, उनको हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी। इसलिए रिजर्वेशन वाला पॉइंट लाया गया था। जैसे 27% रिजर्वेशन दिया जाता है ओबीसी को, 7.5% रिजर्वेशन एसटी कैटेगरी को दिया जाता है, 15% शेड्यूल्ड कास्ट को दिया जाता है। अभी रिसेंटली कुछ 4-5 साल पहले एक नया रिजर्वेशन ऐड करा गया था जिसको ईडब्ल्यूएस बोला गया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी दिया जाता है। तो अब टोटल जो रिजर्वेशन है वो बढ़ करके 60% हो गया है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये नेक्स्ट हम इसके बाद देखते हैं एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी में यहाँ पे समझना है कि व्हाट इज़ एन अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी एक ऐसी प्रैक्टिस थी हिस्ट्री में जिसने बहुत सारे सेक्शन को अफेक्ट करा था, स्पेशली द लोअर कास्ट। तो ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस अब किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में कोई भी प्रैक्टिस करता है, नाउ इट इज़ इलीगल। बहुत तरीके की प्रैक्टिस हिस्ट्री में होती थी कि अगर कोई लोअर कास्ट का पर्सन जा रहा है, उसकी अगर किसी के ऊपर परछाई भी पड़ गई है अपर कास्ट की, तो भी वो बहुत गलत माना जाता था। कई कास्ट आज भी ऐसी हैं साउथ इंडिया में, इवन इन वेरी कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, जहाँ पर कई कास्ट को स्लीपर्स पहनना अलाउड नहीं है। कई कास्ट मतलब बहुत तरीके के डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं हिस्ट्री में। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, उन्होंने एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को एक फंडामेंटल राइट बनाया, ताकि इस तरीके की प्रैक्टिस को कोई भी प्रैक्टिस ना कर सके। जैसे पहले एक और एग्जांपल, जैसे कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था कुछ लोअर कास्ट के लोगों को, कि उससे पानी भी पल्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके की सोच को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारी कदम उठा रहे हैं। देन नेक्स्ट इज़ एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। यस, टाइटल्स कैसे, जैसे हमारी जो कंट्री थी उसमें बहुत राजा रजवाड़े टाइप के लोग रहा करते थे, तो वो अलग अलग टाइटल्स यूज़ किया करते थे अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। जैसे राय साहब, खान बहादुर, महाराजा, जैसे हमारे बहादुर शाह, उनको एक टाइटल दिया गया था। तो इस तरीके के टाइटल्स अब नहीं यूज़ करे जा सकते हैं। क्यों नहीं यूज़ करे जा सकते हैं? क्योंकि देयर इज़ अ फंडामेंटल राइट एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जिसमें कोई भी अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकता है। लेकिन कुछ टाइटल्स, जैसे जो अवार्ड, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी की कोई काबिलियत के बेसिस पे मिला है, फॉर एग्जांपल भारत रत्न, ठीक है, ये सब टाइटल्स यूज़ करे जा सकते हैं। जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, तो ये सारे टाइटल्स एजुकेशनल टाइटल्स हैं, एकेडमिक ऑनर्स है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा राइट टू इक्वलिटी में 14 से लेके 18 तक हो गया। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम एक्सटेंड फ्रॉम 19 टू 22। आज हम बस 19 तक ही करेंगे, इसके बाद हम लोग कल करेंगे। तो यार जल्दी से देख लेते हैं। आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट द राइट टू फ्रीडम। यहाँ पे देखो 19 से लेकर 20 तक फ्रीडम की बात करी गई, लेकिन बेसिकली कुछ 6 बेसिक्स फ्रीडम की बात करी गई थी। उसमें क्या क्या है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, फ्रीडम टू रेसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड ट्रेड और बिजनेस। तो ये सारे फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीज़न को दे रखे हैं, ठीक है। ये कैसे फ्रीडम है, ये दीज फ्रीडम आर वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमंस। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन हमने बताया था शुरू में कि हर एक राइट के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। अब अगर किसी को ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, दैट डज़ नॉट मीन कि वो दूसरे की फ्रीडम को या दूसरे के राइट्स को वॉयलेट करे।
अब अगर हमको ये राइट मिला है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम दूसरे को नीचा दिखाने का राइट हमको नहीं मिला है। वी हैव टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो कि हमारा आर्टिकल 21 है। तो हम अपनी स्पीच, अपने एक्सप्रेशन के की वजह से किसी के दूसरे राइट को नहीं वायलेट कर सकते हैं। तो दैट इज़ द रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन। इसके लिए टर्म यूज़ करा जाता है रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन, कि हमें अपने राइट यूज़ करते समय दूसरे के राइट्स के बारे में भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी तरीके सेकेंड राइट क्या है? असेंबल पीसफुली एंड दैट टू विदाउट लाइसेंस। अगर आर्म्स कोई लेके खड़ा है तो वो इलीगल माना जाएगा। इसीलिए जब कभी सेक्शन 144 लागू हो जाता है, तब नॉर्मल ग्रुपिंग्स को भी रोक दिया जाता है। कहीं पे भी 4 या 4 से ज़्यादा लोग अगर असेंबल हैं विदाउट लाइसेंस, अगर विदाउट आर्म्स ऑल्सो, तो भी वो अलाउड नहीं होता है। अगर कोई डिस्टर्ब्ड एरिया होता है तो जो गवर्नमेंट होती है वो आईपीसी का सेक्शन 144 लागू कर देती है, और वो लागू हो जाता है। उसके बाद यू कैन नॉट असेंबल इवन पीसफुली ऑल्सो एनीवेयर, क्योंकि उसमें दंगे होने का ख़तरा होता है। तो ये भी हमको फ्रीडम मिली हुई है। देन फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन, कोई भी एसोसिएशन बना सकता है, कोई भी यूनियन बना सकता है अपनी। देन यू कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। अब यहाँ पे भी एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है कि यू कैन मूव इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कहीं पे भी जा सकते हो। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर हमारे इंडिया में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, तो अलग अलग ट्राइब्स रहती है, अलग अलग कास्ट रहते हैं। तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट मना करती है या गवर्नमेंट ने लाइसेंस लेने के लिए बोला है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो अगर हम वहाँ पे भी ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अलाउ कर देंगे तो लोग वहाँ पे भी जाने लगेंगे और उनके कल्चर को डिस्टर्ब करते हैं फिर। तो एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया। देन रिसाइड एंड सेटल, हम कहीं भी रह सकते हैं। देन फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड ट्रेड, यहाँ पे भी एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगी है कि अब अगर किसी को कोई भी प्रोफेशन करने का हमने राइट दिया, दैट डज़ नॉट मीन कि कोई भी डॉक्टर बन जाएगा, कोई भी लॉयर बन जाएगा, क्योंकि उसके लिए क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ नेसेसरी। तो फ्रीडम टू प्रैक्टिस, यस फ्रीडम है आपके पास, यू कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ प्रोफेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी कि अगर कोई डॉक्टर है तो उसके पास डिग्री होनी चाहिए, अगर कोई इंजीनियर है तो उसके पास डिग्री होनी चाहिए। ऑल दीज आर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो ये हमारी कुछ राइट टू फ्रीडम में चीज़ें थी। इसको एक बार गो थ्रू इट। जो चीज़ नहीं समझ में आई है प्लीज़ वॉच दिस लेक्चर अगेन। इसके बाद हम कल की बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स so that I can improve on those things. Thank you so much.